बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर और आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। जी नाज़रीन, कैसा जा रहा है आज आपका दिन? एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम जो है इस टाइम बहुत बदल चुका है। बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी मुल्तान में पड़ रही है। वैसे हम देख रहे हैं कि लाहौर में भी बारिश हुई, कराची में भी बारिश हो रही है, लेकिन मुल्तान का मौसम जो है अब काफ़ी गर्मी आई हुई है, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। सॉरी, इसके साथ ही अपने बहुत प्यारों का भी ख्याल रखें, क्योंकि गर्मी की शदीद उसकी वजह से जो है काफ़ी बीमारियां भी जन्म ले रही हैं और बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो बच्चों में ज़्यादा है। डायरिया हो गया, डिहाइड्रेशन हो गई, इस तरह की गैस्ट्रो जो है बीमारी इस टाइम बहुत ज़्यादा इन है, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इसके साथ ही नाज़रीन, आज जो मैंने बड़ा खूबसूरत सा ड्रेस पहना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत कलर, ये है जी नैन बाय अरूज का। हमेशा आपको बताती हूँ कि बड़े खूबसूरत उनके ड्रेसेस आए हुए हैं। समर कलेक्शन उनकी बहुत खूबसूरत आई हुई है, पार्टी वेयर्स बहुत अच्छे हैं, तो लाजमी बुटीक पर विजिट करें, ओडीएफ में जाएं और नैन बाय अरूज जो है उनका रैक है वहाँ पर मौजूद, आप लाजमी जाकर देखें और अच्छे अच्छे ड्रेसेस अपने लिए सेलेक्ट करें। और इसी के साथ अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं वकास हाशिम, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी हबीबुल्लाह शाकिर साहब, आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि साबिक सदर हाई कोर्ट हैं और इसके साथ साथ साबिक जज लाहौर हाई कोर्ट में भी रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। जी थैंक यू। और इसके साथ ही नाज़रीन, आपको पता है कि वकास से आज हम बात करेंगे कि मुतवाज़िन ग़िज़ा जो है वो कितनी ज़रूरी है। आज इस पे बात करेंगे डिटेल से। सर हमारे साथ मौजूद हैं, तो सर की थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से भी जानेंगे, इनकी लाइफ के हवाले में भी जानेंगे कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो इसके साथ ही नाज़रीन, कल एक बड़ा जो है वो वाक़या भी हुआ कि फैसलाबाद में जो एक बाप ने अपनी गुर्बत से तंग आकर दो बेटियों को कत्ल भी कर दिया और खुद भी जो है खुदकुशी कर ली। ये एक ऐसा वाक़या है जो एक दिल दहला देने वाला, और बड़ा अफसोस भी हुआ कि गुर्बत की वजह से तंग आकर बहुत सारे क्या कि उसके मकान जो था वो रेंट पे था और रेंट अदा नहीं कर सका, जिसकी वजह से जो है उसने अपनी बेटियों को भी मार दिया और खुद भी खुदकुशी कर ली। समझ नहीं आ रहा कि इस पे हुक्मरान जो हैं वो बिल्कुल चुप हैं, खामोश हैं। तो क्या होगा इस साल? पाकिस्तान का यूँ इस टाइम जो है सूरत हाल बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। महंगाई की वजह से हर बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन इसका ये हल नहीं है कि आप अपने साथ भी ज्यादती करें और दूसरों के साथ भी। तो आप वकास से भी बात करें। वकास, मुतवाज़िन ग़िज़ा के हवाले से बात कर लेते हैं कि मुतवाज़िन ग़िज़ा कितनी ज़रूरी है। देखें, इसमें जैसे आपने बताया कि सीज़न जो है वो मौसम के लिहाज से अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। ठीक है, इसमें यह है कि इस मौसम के लिहाज से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें वो वाली फूड लेनी चाहिए जिसमें पानी की मिकदार ज़्यादा है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हैं। ठीक है, और स्पेशली उसका जो टाइम है लेने का वो लंच में होना चाहिए। ठीक है, मॉर्निंग में अगर आप चाह रहे हैं ब्रेकफास्ट से पहले आपको पानी की कमी पूरी करने के लिए पूरे दिन के लिए ब्रेकफास्ट से पहले आप कम से कम एटलीस्ट 2 ग्लासेस ऑफ वाटर जो है ना वो लाजमी इसमें जो है ना पी लें। तो ओवरऑल जो है डिहाइड्रेशन से बचने के लिए, जैसे स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हमें हाइड्रेटेड जो वेजिटेबल्स हैं, जो फ्रूट्स हैं जिनमें पानी ज़्यादा है, वो लेने चाहिए। मिसाल के तौर पर कुकम्बर है, मैंगो वगैरह आ गए, ये ज़रा थोड़ा ज़्यादा यूज़ करने चाहिए सीज़न के लिहाज से। अच्छा, जाहिर सी बात है, जिस तरह हम सीजनल जो फ्रूट्स होते हैं वो आपको काफ़ी आपके लिए मिनरल्स आपको फ्राहम कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे की जो पानी की कमी है वो काफ़ी हद तक बिल्कुल, जैसे ये हमें स्वेटिंग होती है ना, तो इसमें हमारी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा जो है ना इलेक्ट्रोलाइट्स रिमूव होते हैं। ठीक है, इनकी डेफिशिएंसी हो सकती है और इनकी डेफिशिएंसी काफ़ी सेयर हो सकती है। ठीक है, पेशेंट जो है वो बेहोश हो सकता है। ठीक है, और मुख्तलिफ लोगों के हेडेक स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों से बचने के लिए, और जो स्वेटिंग जिन कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी डाइट के अंदर कम से कम वो चीज़ें ज़्यादा रखें। देखें, पानी की जो रूटीन है वो तो अमूमन मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, मोस्टली लोग इतना ज़्यादा पानी नहीं पीते जितना बॉडी को रिक्वायर्ड है। हकीकत है, पानी बहुत कम करते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स को प्रेफर कर रहे होंगे एट द सेम टाइम, लेकिन पानी की जो इंटेक है वो बहुत ज़्यादा कम है। उसलिए कोशिश ये की जाए कि जो हमारी दूसरी पानी के अलावा जो फूड्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो हम डेली बेसिस पे जैसे फ्रूट यूज़ कर रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, इवन
अगर आप ग्रेवी भी बना रहे हैं तो कोशिश करें कम स्पाइसेस वाली, और शोरबे ग्रेवी जिसमें पानी की मिकदार हो, वैसी शोरबे वाली जो है ना सालन जो है ना यूज करने चाहिए। सही, वो पानी की कमी एटलीस्ट पूरी होनी चाहिए। ठीक है, आप हमें मजीद भी जानेंगे। हबीबुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या हालचाल है, ठीक ठाक हैं? सर आजकल क्या हो रहा है? रस्म रिवायत वकालत हो रही है जो थोड़ा बहुत इस मुआशरे में अपना रोल अदा कर सकते हैं, मुआशरे की बुराइयां दूर करने की जो कर सकते हैं उस हद तक कर रहे हैं, बाकी तो सोसाइटी के साथ ही चल रहे हैं। सर ये बताएं कि जिस तरह अभी मुल्क की सूरत हाल है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो भी कर लेते हैं। अभी आपने डॉक्टर साहब से फरमाया कि मतवाजन ग़िज़ा, मतवाजन ना सिर्फ ग़िज़ा होनी चाहिए, मतवाजन सोच भी होनी चाहिए। बिल्कुल, मतवाजन बजट भी होना चाहिए, हर चीज मतवाजन, उसमें बैलेंस होना जरूरी है। बिल्कुल ऐसे, इसमें तो कोई इनकार नहीं। डॉक्टर साहब बैठे हैं इसलिए मुझे एक वाकया याद आ रहा है। किसी ने जुल्फ़कार अली भुट्टो को कहा कि ये शेख रशीद साहब की तो अपनी सेहत नहीं है, दमे के मरीज, आपने इनको वज़ीर सेहत रख लिया। उन्होंने आगे से कहा इनकी जिस्मानी सेहत हो सकता है ठीक ना हो, लेकिन इनकी फिक्री सेहत बहुत बेहतर। हम फिक्री सेहत पर यकीन रखते हैं। डॉक्टर साहब यकीनन जो है, मतलब ये जिस्मानी सेहत के हवाले से इनका अपना एक रोल है, और अगर ये लोग ना हों तो यकीनन हम भी उस बजट को बेहतर समझते जो तालीम और सेहत के एतबार से जिसको प्रेफर किया गया, वेलफेयर के मसाइल को प्रेफर किया गया, उसको बेहतर समझते हैं। और दूसरा, आज का दिन बहुत अहम है, शायद आप लोगों ने महसूस नहीं किया, आज दुनिया में यौम अक़लियत मनाया जा रहा है। और कैद आज़म ने 11 अगस्त को ही तकरीर की थी कानून साज असम्बली से 47 में, 11 अगस्त को, जिसमें अक़लियत का भी हर गोरे काले परिजा सबके बारे में ये कहा था कि हम सब इंसान एक जैसे हैं। आर्टिकल 25 जो 1973 के आईन का हिस्सा बना, इसको उस वक्त भी याद किया गया था कि तमाम इंसान जो है उनसे एक जैसा सलूक होना चाहिए, और हर अदारे को एक जैसा सलूक करना चाहिए, सबके साथ। सबके साथ कह रहा हूं, किसी एक के साथ नहीं, सिर्फ हुक्मरान नहीं। हुक्मरान के बारे में तो अभी आपने एक बात कहा कि फैसलाबाद में ये हुआ, यकीनन जो है हुक्मरानों को पता होना चाहिए फैसलाबाद में या राजनपुर में या जामपुर में या रुझान में या सादकाबाद में क्या हो रहा है, ये उनकी ड्यूटी है। एक शायर ने कहा था, जिस दौर में लुट जाए गरीब की कमाई, उस दौर के शहनशाह से कोई भूल हुई है। यकीनन ये जिम्मेदारी भी उसकी होती है। वो दरिया दजला वाला वाकया भी सबको याद होना चाहिए। वो भी इसी मुहर्रम की पहली कोई शहीद हुए थे जिन्होंने ये फिक्रा कहा था, अगर दरिया दजला पे कुत्ता या बकरी का बच्चा भूखा मर जाए तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं रियासत का सरबराह हूँ। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। इसलिए ये हुक्मरानों की जिम्मेदारी होती है कि अवाम के मसाइल से वो आगाही रखें, ना सिर्फ आगाही रखें, ये नहीं कि IMF के कहने पर टैक्स ही बढ़ाते हैं, आगाही रखें, शऊर रखें और उसका इदराक भी रखें, फिर उनको हल करने की कोशिश भी करें। बिल्कुल ऐसे ये भी हुक्मरानों की जिम्मेदारी, चाहे कोई हो, सबकी जिम्मेदारी होती है। मेरे नजदीक हुक्मरान वो तमाम लोग हैं, चाहे वो अपोजिशन में हो चाहे हुकूमत में, जो मरात याफ्ता क्लास से चल, उनकी हुक्मरानी रुकती नहीं है। कोई पीर पगाड़ा का काम रोक के दिखा दे, जब वो अपोजिशन में थे, भुट्टो साहब के दौर में तो UDF बनाई थी, उसके सरबराह वो थे। तो जब भुट्टो साहब 72 में जाते हैं शिमला में 7 जुलाई को, तो उनको बुलाकर कहा जाए, अपने खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जाती है UDF से, शायद कश्मीर पर सौदेबाजी नहीं करने दी जाएगी। जहां तो शिमला रहे हैं, 90,000 हमारे कैदी कैद है, 5,000 मुरब्बा मील शकरगढ़ का सबसे ज्यादा जरखेज इलाका उनके कब्जे में है, उसको वापस लेना है। फिर ये हम ये कह रहे हैं कि आप ये सौदेबाजी नहीं करने दी जाएगी। वो भी एक सियासतदान का मेरा ख्याल एक आला सोच है, फिक्र है, हिकमत अमली है। तो उसने अपनी जेब में वो कार्ड रखा और इंदिरा गांधी को दिखाया कि मैं कश्मीर पर कोई बात नहीं कर सकता, ये देखो मेरी अपोजिशन मेरे सर पर खड़ी है। ये उनका एक अंदाज। दूसरा, उनको ये भी कहा मुझे छोड़ने आइए, हम सब एक हैं, और यकीनन हम सब एक थे और हैं और रहना चाहिए। पाकिस्तान के बारे में हमारी सबकी सोच एक होनी चाहिए। लेकिन अभी तो हम देखते हैं हर बंदा जो है अपने इक़्तिदार के पीछे, जो कानून बनाए गए
वो कानून तो ऐसा लगता है कि जो इंसाफ के लिए हम लड़ते आ रहे हैं, कानून का तल्लक जो है या ज़वाबत का तल्लक या सोच का तल्लक हमारे इर्द गिर्द के सिस्टम से है। इसको अलहदा रख के ना किसी को जांचा जा सकता, ना परखा जा सकता, ना सोचा जा सकता जी। कानून की बालादस्ती भी उसके लिए है जो बालादस्त तबके हैं, जेर दस्त के लिए नहीं है, जबरदस्त के लिए, जबरदस्त तबकात के लिए कानून है। वो है उसके कानून उसके हाथ कानून जिधर चाहे वो मोड़ देगा। जबरदस्त तबका जो महरूम है, मजलूम है बेचारे, वो तो पिसते रहते हैं हर दौर में, उन्हें पिसना है, पिसते रहेंगे। तो उनका काम बेचारों का पिसना है जब तक वो इकट्ठे होकर अपने दुश्मन का सबसे पहले ये देखना होगा कौन दुश्मन है और कब उस पे हमला करना है, क्यों करना है, ये बड़ा जरूरी है और किस सोच के साथ करना है। क्योंकि बगैर नजरिए, बगैर जमात, बगैर सोच के और बगैर, और मैं तो यहां तक भी कहूंगा बगैर अवामी मलेशिया के आप अपनी सोच पे अमल कर ही नहीं सकते, न करा सकते। सही। अच्छा वकास, जिस तरह अभी गर्मियों का सीजन है तो उस वजह से क्या डाइट प्लान होना चाहिए आपका, किस तरह की डाइट लेनी चाहिए? अब बिल्कुल इसमें ये जो सीजन है इसके हिसाब से ये है कि कोई भी खाना ऐसा ना हो जिसमें आप अपना टमी फुल कर लें, ठीक है, बिल्कुल पेट भर के ना खाएं। अब चूंकि गर्मी है तो लोगों की रूटीन है रात को देर से सोने की, वो फिर देर से ही डिनर करते हैं, तो ये भी सेहत के लिए जो है ना डेंजरस है। इससे बेटर, क्योंकि सुबह जल्दी हो जाती है तो सबसे बेस्ट ये है कि आप सुबह का जो नाश्ता है वो 7 बजे 7:30 बजे कर लें। सही। जो लोग ऑफिस में जाते हैं उनको तो कंपलसरी है ना कि वो 7 बजे अपना नाश्ता कर लें। और जो लोग घर में रहते हैं, जो मतलब फ्री हैं, रूटीन उनकी कुछ इस तरह की है, लेट सोना लेट उठना, उनको भी यही रिक्वेस्ट होगी कम से कम एटलीस्ट वो 8:30 या 9 से ऊपर ना जाएं, ठीक है। जो ब्रेकफास्ट है वो 7 से 8 जो AM है उसमें हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल ये बेस्ट टाइम है। उसके बाद अच्छा ब्रेकफास्ट जो है वो ज्यादा नहीं, मतलब बहुत ज्यादा पेट नहीं भरना चाहिए, उसमें भी आपकी रिकमेंडेड कैलोरीज होती हैं, उसके अकॉर्डिंग आप जो आपकी हाइट है, वेट है, एज है, उसके अकॉर्डिंग कैलोरीज होती हैं ब्रेकफास्ट की, आप उतनी लें। अच्छा वो ब्रेकफास्ट हमें ये करवाता है कि वो इतनी कैलोरीज उसमें होती हैं कि वो हमें ये कहता है कि जी 10 से 11 जब बज जाएं तो फिर आप जूस लें या चाय लें। जो लोग ऑफिस में जाते हैं तो वो उनको चाहिए कि वो वहां पर चाय ले लें, कोशिश करें फ्रेश मिल्क ही लें और बिल्कुल लाइट शुगर के साथ, ठीक है। ये 10 से 11 बजे का टाइम है। और जो लोग घर में होते हैं जिन्होंने ऑफिस में नहीं जाना, उनके लिए जरूरी है कि वो फ्रेश फ्रूट का जूस ले लें उस वक्त, ठीक है, या फ्रूट खा लें, ठीक है। अच्छा इसके बाद उसमें भी इतनी कैलोरीज होती हैं कि वो 12-1 बजे तक चलता है, डाइट चलती है। उसके बाद फिर बॉडी में कैलोरीज हमें चाहिए होती है, बॉडी को चाहिए होती है फ्रेश कैलोरीज जो उसी टाइम बॉडी को इजी टू अवेलेबल हो, ठीक है, फौरन मिल जाए, फौरन यूटिलाइज हो जाए। उसके लिए जरूरी है फिर एटलीस्ट 1:30 पे जो है वो लंच करना चाहिए, ठीक है। लंच के अंदर हर किसी को, बच्चों से लेके बड़ों तक, हर किसी को चाहिए कि वो एटलीस्ट कुछ ना कुछ वेजिटेबल का पोर्शन साथ लाजमी रखे, सैलेड की फॉर्म में रख लें या वैसे रॉ फॉर्म में जो है उसको बना इस सीजन में लाजमी रखें। वेजिटेबल को कंपलसरी पार्ट कर दें, जरूरी नहीं है पका के, बल्कि रॉ फॉर्म में ज्यादा बेटर है, उसके साथ रखें, ठीक है। बॉइल्ड राइस रखें लंच में, शामी कबाब रखें लंच में, ठीक है, ये ज्यादा प्रेफरेबल आइटम है इस सीजन में, ठीक हो गया। उसके बाद अगर आप एक बैलेंस लंच करते हैं जिसमें मैं अगर आप थोड़ा टाइम दे तो मैं इसमें एक सर्विंग बता दूं, उसमें यह है कि हाफ प्लेट बॉइल्ड राइस, ठीक है, स्मॉल साइज कबाब, ठीक है, और एक कुकम्बर, ये एक बैलेंस्ड लंच है, ठीक है। इससे आप मोटे भी नहीं होंगे और आपको प्रॉपर कैलोरीज भी मिलेंगी। अच्छा ये जो कैलोरीज मिली हैं ये 4 से 5 बजे तक के लिए होंगी, ऐसा नहीं है कि आपने 1:30 बजे 2 बजे खा रहे और आप रात 10 बजे खाएंगे, नहीं, 4 से 5 बजे आपकी बॉडी को फिर कैलोरीज चाहिए। कुछ बच्चों में, टीनएजर्स में ये प्रॉब्लम आती है कि वो ब्रेकफास्ट या लंच करने के बाद एक देर से जाके खाते हैं तो उसके दौरान उनका सर दर्द होता है, आजकल ये चल रहा है, हेडिक होता है। पेरेंट्स समझते हैं शायद विजन का प्रॉब्लम है, बट उनकी बॉडी में कैलोरीज कम होती है, ब्रेन को प्रॉपर कैलोरीज जा नहीं रही होती, फिर वो एक मैसेज जनरेट होता है जो हेडिक की फॉर्म में होता है कि सर दर्द हो रहा है, वो खाते हैं और फिर ठीक हो जाते हैं, सही, ठीक है। तो वो फिर वो 4-5 बजे का वही टाइम है, उसमें भी आप टी ले सकते हैं, कोई फ्रूट ले सकते हैं, ठीक है, कोई स्नैक्स ले सकते हैं, छोटे बच्चों को हम चिप्स बना के दे सकते हैं घर में, नगेट्स दे सकते हैं 4-5, फिर रात को उसी तरह 7 से 8 बजे डिनर करें, सही, ठीक है।
अच्छा खास बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने, क्योंकि टाइम हमारे पास आज बहुत क्योंकि आज हमारा प्रोग्राम भी थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ सिर्फ लाइट की वजह से, क्योंकि रोड शेडिंग जो है वो बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से हम लोगों का प्रोग्राम भी देर से स्टार्ट हुआ। सर आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आए। कोई मैसेज देना चाहें आप? नफरतों की बजाय मोहब्बत सबको इकट्ठे मिलकर, क्योंकि ये अगस्त का महीना है, अगस्त के महीने में पाकिस्तान में हमें पाकिस्तान की बकार सालमियत की खातिर इकट्ठे, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। बिल्कुल, आपने बहुत बहुत खूब मैसेज किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू, आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नाज़रीन अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। जनूबी पंजाब का हमारा एक शान बड़े नाम जो है प्रोफेसर डॉक्टर मकबूल गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अदीब भी हैं, शायर भी हैं, मुहक्किक भी हैं, कॉलम निगार भी हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। बहुत शुक्रिया। बड़े अरसे बाद आज इनसे मुलाकात हो रही है, बड़े अरसा जो है गायब रहे हम। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे रोही से शिकवा है रोही मुझे से इतना अरसा उन्होंने इग्नोर किया है। नहीं नहीं, आपको इग्नोर कर सकते हैं। आप हमारे यूं जनूबी पंजाब का एक नाम है माशाल्लाह, इतना आप काम कर रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको इग्नोर करें? भूल गए थे? नहीं नहीं, भूलते नहीं हम हम हमेशा याद रखते हैं। बहुत शुक्रिया। और क्या हाल चाल है सर, क्या हो रहा है आजकल? देखिए जी, जिंदगी है, एक चाल है उसकी, हर कोई चलता है, तो हम भी उसी चाल में बंधे हुए हैं कि इंसान के बस में कुछ नहीं होता, जो किस्मत में होता है वो होता रहता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कल आंख खोली थी, फिर नौकरी का आगाज किया। 36 साल मैंने नौकरी की, 36 साल यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में पढ़ाया, तो ये एक बहुत बड़ा अरसा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो 36 इयर्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मैं अभी इनसे वैसे अभी बात कर रही थी, मैंने कहा सर आप बड़ा माशाल्लाह, आपने PhD की, स्ट्राइक की, जुबानें इतनी सारी माशाल्लाह, और इतना नॉलेज, इतनी चीजें कहाँ से लेकर आए? लेकिन एक तो वक्त की डगर है, जिस पे आप चले गए वही चलते रहेंगे। तो मैंने शुरू से स्ट्राइक की ज़बान और अदब में मतलब अपना एक मकसद बनाया कि खिदमत करनी है अपनी मादरी ज़बान की। यहाँ तक कि मैंने PhD भी फिर स्ट्राइक की ज़बान में की। लेकिन इस दौरान 36 साल जो मैंने टीचिंग की है, एक तो फर्स्ट ईयर के बच्चों को पढ़ाया, वो मतलब मैट्रिक करके आते हैं फॉरेन कॉलेजेस में, उनका अपना एक्सपीरियंस है मेरा। फिर BA के स्टूडेंट्स को, BSc के स्टूडेंट्स को, फिर MA MSc के स्टूडेंट्स को, और फिर आखिर में MPhil और PhD के स्टूडेंट्स को। तो ये मुख्तलिफ फेजेज हैं कि हर उम्र के बच्चों को पढ़ाया। उसका मजा आया। मैं क्लास में इसलिए जाता हूँ कि बच्चों से कुछ सीखूं, क्योंकि बाज़ बच्चे कुछ ऐसी बात जरूर कर देते हैं जो आपके इल्म में पहले नहीं होती। तो बाज़ बच्चे बहुत ज़हीन होते हैं और शरारती बच्चे ज्यादा ज़हीन होते हैं। अच्छा, जाहिर सी बात है, जब आपका पढ़ाने का आपका भी अपना एक अंदाज है, क्योंकि आप माशाल्लाह बड़े खुश इखलाक हैं। हम हर वक्त, मैंने कभी नहीं देखा सर को कि कभी इनके शिकन आई हो, बड़े स्माइलिंग फेस के साथ और बड़े अच्छे तरीके से मिलना जुलना। तो ये एक्सपीरियंस जो मैं आपसे पूछ रही थी कि किस तरह आपका ज्यादा, जो कौन सी क्लास के साथ ज्यादा आपने एंजॉय किया, पढ़ाने में मजा आया आपको? हर क्लास की अपनी नोयत होती है। अच्छा, उसमें स्टूडेंट्स मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, बाद में शरारती होते हैं, बाद में बदतमीज भी होते हैं। अब उन सबको आपने चलाना है। और मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा कि मैं पॉपुलर टीचर रहा हूँ, कि स्टूडेंट्स मुझे बहुत पसंद करते रहे हैं। तो उसकी ज़ाहिर वजूहात हैं। एक तो मैं सबसे प्यार मोहब्बत से पेश आना, किसी बच्चे की मतलब दिल शिकनी नहीं करनी। और मैंने 36 साल की टीचिंग में मैंने कभी किसी बच्चे को तू या तुम नहीं कहा, हालांकि उम्र में बहुत छोटे होते। मैं हमेशा मैंने आप कहा, उन्हें सिखाया कि सबको आप कहना चाहिए। अच्छा, ये तरबियत ही होती है डॉक्टर साहब। जिस तरह आप, हम जैसे आज देखते हैं कि हमारी जो टीचर्स हैं, जो उनको रोल प्ले करना चाहिए, वो उस तरीके से ना बड़ा कम हो गया है। टीचर्स और स्टूडेंट्स के दरमियान जो है वो बड़ा कम्युनिकेशन गैप आ गया है। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन अभी हमने जाना है ब्रेक पे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ एक और गेस्ट हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर सैयद मोहम्मद अब्दुल समी, जो कि फैमिली फिजिशियन है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? ठीक ठाक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी डॉक्टर साहब, आज हमारे साथ मौजूद हैं, तो आपको पता है कि जैसे आजकल वायरल बीमारियां जो है वो बहुत ज्यादा हैं। जैसे आजकल बुखार बहुत ज्यादा है, डायरिया, गैस्ट्रो, जैसे मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में भी बात की थी कि ये बीमारियां ऐसी हैं जो आए दिन जो है बच्चों में भी बड़ों में भी ये बीमारियां आ रही हैं। और उसके साथ साथ जैसे आपको पता है कि जनूबी पंजाब में सैलाब आया हुआ है, उसकी वजह से भी काफी बीमारियां जो हैं हो रही हैं लोगों को। उस हवाले से भी डॉक्टर साहब से बात करेंगे, ये वहां पर गए हैं, वहां पर भी काम करते रहे हैं, तो इनसे मजीद डिटेल से जानेंगे। सर, जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे वायरल बीमारियों के हवाले से, जिस तरह अभी बुखार जो है वो बहुत ज्यादा वायरल हुआ है, बच्चों में भी बड़ों में भी ये चीजें जो है ना, जुकाम हो गया, खांसी, हालांकि सीजन ऐसा है, गर्मी है बहुत ज्यादा, लेकिन उसके बावजूद ये बीमारियां जो है वो बहुत ज्यादा हो रही हैं और बहुत ज्यादा जो है बच्चे बीमार हो रहे हैं जी। जैसा कि आपने जिक्र किया कि वायरल जो है वो ज्यादा तेजी से भी फैलता है, और ज्यादा चाहे मौसम ना भी हो तो उसके फैलाव के जो असबाब हैं उसके ऊपर हम केयर नहीं करते। अगर वायरल है जिसमें आजकल खसरा भी हो गया, चिकन पॉक्स हो गए, अच्छा ये भी बड़ा पिछले दिनों बहुत ज्यादा ये भी वायरल होता है। फिर इसमें ये होता है कि एक घर के एक फर्द को होता है तो वो दूसरा फर्द, दूसरे बच्चे, खसूसी तौर पर बच्चे जो है वो ज्यादा इफेक्ट होते हैं। इसके अंदर हम जितनी एहतियात करेंगे उससे बेहतर हो सकता है। इनके अंदर फिर बुखार भी हो जाता है, बाज़-औक़ात पेट भी खराब हो जाता है, बाज़-औक़ात खांसी नज़ला ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाता है। वायरल अपना जो टाइम लेता है वो 7 डेज, 10 डेज, बाज़-औक़ात 15 डेज के एक्सटेंशन तक भी चला जाता है। लेकिन इसके अंदर हमें एहतियात जितनी करेंगे, साथ सपोर्टिव मेडिसिन तो हम देते हैं, ज़ाहिर है पैरासिटामोल देंगे या वटेवर, अगर आपको खांसी है उसके मुताबिक, पेट खराब है उसके मुताबिक। लेकिन आप जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं या करीबी आप अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास जा रहे हैं, आप उसका इलाज कंटिन्यू करें। बाजों का ये होता है कि हमने एक डॉक्टर के पास गए, ओहो हमें तो आराम नहीं आ रहा, हम दूसरे के पास चले गए, हम तीसरे के पास चले गए। आप अपना जो भी करीबी फैमिली फिजिशियन है तो आप उसको इन टच रखें। करीबी अगर आपको ज्यादा फिर भी आप समझते हैं कि ज्यादा कंसल्टेशन की जरूरत है तो आपने अपने करीबी हॉस्पिटल्स के अंदर जा सकते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बड़ा अच्छा सेटअप है, चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, THQs हैं, वहाँ पर बड़े अच्छे सेटअप्स के साथ चाइल्ड स्पेशलिस्ट और फैमिली फिजिशियन, मेडिकल स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, तो वो हैं। दूसरा आपने फरमाया कि खांसी नज़ला, और ये भी साथ जाहिर है खांसी नज़ले के साथ और बुखार, इसके अंदर फिर ये हो जाता है कि बुखार की शिद्दत बढ़ती चली जाती है, जिस्म में अंदर दर्द शुरू हो जाता है, सर के अंदर दर्द शुरू हो जाता है। बुखार थोड़ा सा कम होगा पैरासिटामोल लेने से, फिर दोबारा वो बढ़ सकता है। तो इसके अंदर ये फेजेस आएंगे, बुखार बढ़ गया, कम हो गया, बढ़ गया, कम हो गया, ये ग्राफ होगा। लेकिन इसके अंदर परेशान नहीं होना, आपने वाटर इनटेक ज्यादा करना है, आपने अपने फ्रूट्स अगर आप ले सकते हैं फ्रूट्स ज्यादा लें आप अपने, और इस किस्म की अगर डाइट को इम्प्रूव करेंगे बनिस्बत आप कोलाज, बनिस्बत आप बाहर की चीज़ें, बनिस्बत आप फास्ट फूड, बनिस्बत होटलिंग, इन चीज़ों को अवॉइड करने के बजाय आप अगर प्रॉपर खाना लेंगे, प्रॉपर अपनी डाइट इंप्रूव करेंगे तो उससे आप काफ़ी हद तक बेहतर रह सकते हैं। और ये आपका जो फेज़ होगा ये आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जाएगा और इंशाल्लाह विद इन फ्यू डेज जो है वो ठीक हो जाएंगे। एंटीबायोटिक्स भी जो है लेना इसमें मुफीद है या नहीं, उसमें जरूरत पड़ती है? डिपेंड करता है कि अगर सिर्फ आपको फीवर है, सिर्फ आपको वायरल अटैक है, या आपका डॉक्टर आपको असेस करेगा तो फिर एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होगी। अगर साथ कोई आपको खांसी नज़ला है, आपको चेस्ट इन्फेक्शन ज्यादा हो रहा है, आपका पेट खराब हो रहा है, तो फिर हम आप एंटीबायोटिक की सपोर्ट भी जरूर देते हैं। सही। अच्छा मकबूल साहब, जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि टीचर और जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो आपस में एक बॉन्डिंग होती है, एक गैप आ गया जिसमें हम बात कर रहे थे, उसको कंटिन्यू करेंगे। आप क्या समझते हैं कि ये गैप क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है? वैसे तो इसकी कई वजूहात हैं, लेकिन मेन ये है कि उस्ताद कमर्शियल हो गया है, ठीक है जी, वो अपना इल्म जो है घंटों के हिसाब से बेच रहा है। तो जाहिर है कि स्टूडेंट कहते हैं हमने तो पैसे दिए हैं, फिर हम इज्जत क्यों करें, हमने पैसे दे के पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट के जहन में ये बात आ गई। और फिर आपने देखा कि हमारे ज़माने में उस्ताद कहते थे कि जी हड्डियां हमारी हैं, चमड़ी आपकी है। हाँ। अब बच्चे को मारने भी नहीं दिया जाता। आप देखते हैं कि हर स्कूल के आगे लिखा हुआ है मार नहीं प्यार, और जो उस्ताद अगर मार देता है उसकी बेहतरी के लिए, हाँ, उस पर इंक्वायरी शुरू हो जाती है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। तो इस वजह से उस्ताद में और स्टूडेंट में भी गैप आया है। और जो यहाँ टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग हो रही है वो भी बराए नाम है, तो उनकी अफादियत नहीं है। क्यों पहले एक तय का था कि वालिदैन का असातिज़ा से एक ताल्लुक रहता था, वो अपने बच्चों के बारे में प्रोग्रेस लेते थे,
और आना जाना रहता था स्कूलों में, कॉलेजेस में, अब वो नहीं रहा। इसलिए स्टूडेंट्स और टीचर्स में भी गैप ज्यादा हो गया है। और जो जब से तालीम कमर्शियल हुई है तब से जो है हाँ जी, प्राइवेट अब तालीम एजुकेशन एक इंडस्ट्री बन गई है। इतने प्राइवेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियां और स्कूल बन गए हैं जिनमें फीसें बहुत ज्यादा हैं, लश पश है, लेकिन वहाँ कोई तालीम नहीं है। सिर्फ हम डिग्री याफ्ता अनपढ़ पैदा कर रहे हैं। अच्छा, आप इस चीज से एग्री करेंगे, हमारे एजुकेशन, इलाज, हर चीज जो है वो महंगी हो गई है। जो हमारी जरूरत की चीजें थी, जो हमें चाहिए, और हेल्थ बहुत महंगी है। हाँ, इस टाइम हम लोग जो चीजें हमारी बेसिक जो हमें फ्री में मिलनी चाहिए थी, वो हमें जो है वो महंगी हो गई है आम बंदे के लिए। हुकूमत का पद का पहला फर्ज यही है कि सेहत और तालीम की, हाँ, और वो दोनों चीजें ही हमारे, ट्रांसपोर्ट बहुत बाद में आती है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसलिए हुकूमत हमारी फलाही रियासत तो है नहीं, पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि तालीम और सेहत वहाँ फ्री है। बिल्कुल ऐसे ही है। और यहाँ पर हम देखते हैं हमारा इलाज जो है वो बहुत ज्यादा महंगा है। और एक तालीम हासिल करने के लिए जाएं तो आप जो है वो काफी बच्चे या काफी फैमिलीज सिर्फ इसी वजह से रह जाती हैं कि उनके सहूलतें मैसर नहीं होती। और खासतौर पर देहातों में तालीम और सेहत की सहूलतें न होने के बराबर हैं। हाँ, तो ये हुकूमत वक्त का फर्ज बनता है कि वो इलाके जो मतलब अब तक महरूम हैं इन सहूलतों से, वहाँ प्रायोरिटी पर ये सहूलतें फराहम की जाए। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, आपसे थोड़ी आपकी जाती जिंदगी के बारे में भी जानना चाहूंगी। ये बातें तो चलती रहेंगी, ये तो हमेशा होती आई हैं। थोड़ा अपने बारे में हमें बताएं, कैसे आपने लिखना स्टार्ट किया? माशाल्लाह पढ़ने का तो आपको बहुत ज्यादा शौक है। वो ये कि मैं एक देहात में, शुजाबाद के देहात में पैदा हुआ, तो ज़ाहिर है वहाँ जो जैसे पहले जिक्र हुआ कि सहूलतें नहीं थी, तो औखे सौखे हम वहाँ मिडिल तक रहे, लेकिन बाद में मैं मुल्तान आ गया। लेकिन उस वक्त हमारे घर में एक सराइकी रिसाला था, माहनामा सराइकी अदब, वो मेरे बड़े भाई मंगवाते थे। तो वहाँ से फिर मेरे वालिद साहब जो है वो रेडियो पे काफियाँ सुनते थे, ख्वाजा फरीद की, बुल्ले शाह की, तो वो भी एक शायरी थी, सुनने समझने में थोड़ी सी आशनाई हुई। फिर वो जो मैगजीन आता था सराइकी अदब, तो मुझे वहाँ से लिखने का शौक पैदा हुआ। तो उस एडिटर से फिर रब्ता किया और फिर कलम में ही मैट्रिक के करीब आगाज हुआ, लिखना शुरू किया। तो फिर ज़ाहिर है जब इंसान लिखता है तो उसके लिए पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो फिर किताबों की तरफ आए। जैसे आजकल आप देखते हैं कि किताब दोस्ती नहीं है, किताब बीनी नहीं है, लोग किताबें नहीं पढ़ती। और जब से ये मोबाइल आया है बहुत सी चीज़ें ख़त्म हो गई, लोग लाइब्रेरी में भी नहीं जाते। तो उस वक्त हम लाइब्रेरी में रोज़ाना 3-4 किताबें इशू करवाते थे, पढ़ते थे, फिर उनको जमा कराना वापस। तो उस वक्त एक कल्चर था बुक रीडिंग का, अब वो नहीं रहा। उससे शौक डेवलप हुआ, फिर लिखते चले गए, यहाँ तक कि अपनी किताबें भी फिर छप अच्छा, माशाल्लाह आपने काफी सारी किताबें उठाई हुई हैं। जैसे ही मकबूल साहब आए ना तो काफी सारी किताबें उठा कर लाए। तो इस थोड़ा सा इन किताबों के हवाले से भी बताएंगे, कितनी बुक्स आप लिख चुके हैं और कौन सी जुबानों में आपने लिखी हैं? अब देखिए, मैंने जैसे कहा, मैंने सराइकी अदब से शुरू किया। सबसे पहले तो मैं अपना ये PhD का मेरा मकाला है कुरान हकीम के सराइकी तराज जी। तो जाहिर है कि इस पे तो 10-15 साल लगे। अच्छा। इसकी तहकीक पे कि पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ कुरान के सराइकी तराजम हुए वहाँ से मैंने कलेक्ट किए हैं। जी ठीक। ये मेरे तहकीकी और तनकीदी मजमून है। इस किताब का नाम है निर्वार। निर्वार। अब निर्वार के माने आप फिर देखें भी क्या होते हैं कि निर्वार ये भी सराइकी ऐसी है ना? हाँ जी, इसमें मेरे तहकीकी, ये उर्दू में मकाला है, उर्दू जुबान में लिखा हुआ है, लेकिन ये जो है तहकीकी और तनकीदी मज़ामीन जो मेरे ये सराइकी में है। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, और इसके साथ साथ इसी तरह से ये एक किताब है मेरी सराइकी ज़ुबान और अदब। ठीक है। ये तहकीकी किताब है, ये है उर्दू में। इसमें सराइकी ज़ुबान का आगाज और इर्तिका और मुल्तान की कदामत और सराइकी वसे पूरा जो है, इवन सराइकी मरसिया, हर चीज इसमें मतलब मुख्तसरन जो है वो जरा इस तरह से फ्रेम में आ जाए ताकि लोग भी देख सकें आपकी बुक्स ना। हाँ, थोड़ा सा मेरी तरफ करें जी। बिल्कुल, ये है जी सराइकी ज़ुबान और अदब। हाँ जी, एक तारीख, एक जायजा है, इख्तिसार के साथ दिया है। और उन लोगों के लिए जो पढ़ते हैं, सराइकी को जानना चाहते हैं, तो उनको उर्दू में ये किताब। सराइकी हमारी मीठी जुबान, जैसे सराइकी बोलेंदे हो तो गाने भी गाते हो सराइकी है, तो शायरी भी करेंदे हो वो सारे गाली। अच्छा जी, इसके साथ जो है ये ना BA की, ठीक है, BA की सराइकी जो थी ना, इसमें जब बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में शुरू हुई तो उसके आगाज के लिए हमने ठडियाँ हीलां और सोखे पंद लिखी ताकि लोगों को पता भी चले और जो स्टूडेंट ये सराइकी सब्जेक्ट रख रहे हैं
मेरी एक तमन्ना थी, ख्वाहिश थी कि सराइकी कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाए। जब मैं पढ़ता था तो नहीं थी। अब माशाअल्लाह मैट्रिक से लेकर पीएचडी की सतह तक सराइकी पढ़ाई जा रही है, सरकारी सतह पर। तो ये और जो इस वक्त 70-80 सराइकी लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहे हैं, उन सब की सिलेक्शन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से मैंने की। अच्छा। ये भी मुझे एजाज हासिल है कि आज जितने लोग एमफिल पीएचडी करते हैं, पीएचडी सराइकी करते हैं, उनके वाइवे और उनके थीसिस वगैरह मैं देखता हूँ। इसी तरह ये बीए ऑप्शनल के लिए थी लाल मोती, तो ये भी सराइकी जुबान में है। और ज़ाहिर है इन किताबों में जो आपको मैं दिखा रहा हूँ उसमें हर चीज़ है, सराइकी किस्से भी हैं, सराइकी शायरी भी है, सराइकी नसर भी है, तो सब चीज़ें इसमें शामिल हैं। और ये एक किताब है मुकदमात, इसमें कुछ शौकत मुगल साहब के मुकदमे थे जो किताब के शुरू में लिखे जाते हैं। अच्छा। दिबाचे, उनको मैंने इकट्ठा किया क्योंकि इसमें भी सराइकी जुबान की कदामत और जो नयापन है या जो इसमें इल्मी अदबी चीजें हैं। पहले लोग कहते थे कि सराइकी कोई डोड़ों की जुबान है, इसमें सिर्फ डोड़े होते हैं। हाँ। लेकिन हमने ये किताबें लिख के साबित किया है कि ये इल्मी और अदबी जुबान है और इसकी 7,000 साल मालूम तारीख है सराइकी जुबान की। उससे पहले तो हम नहीं जानते, ज़ाहिर अवेलेबल नहीं है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले जब यहाँ सिकंदर आजम आया, मुल्तान में हमलावर हुआ, उस वक्त भी यहाँ सराइकी बोली जा रही थी। तो उसकी कदामत को ज्यादा फोकस। वाकई मुल्तान जो एक कदीम शहर है, कदीम जिंदा शहरों में, जिंदा बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि दमिश्क सबसे कदीम शहर है दुनिया का और मुल्तान उन्हीं, जैसे बाबल नैनवा तो खत्म हो गए, बहुत से कदीम शहर हैं जो अब मिट गए सफा हस्ती से, लेकिन मुल्तान जिंदा रहा। कदीम शहरों में ये जिंदा शहर है कि यहाँ रावी भी यहीं से बहता था और चनाब भी यहीं से बहता था बोहड़ गेट के साथ, क्योंकि पुराने शहर दरियाओं के किनारे पे आबाद किए जाते थे, क्योंकि पानी तो सिर्फ दरियाओं में होता था। तो ये देख लें कि इसे सपत सिंधु भी कहा गया, 7 दरियाओं की सरजमीन भी कहा गया इस धरती को। और ये तो कदीम ज़बान है और कदीम धरती है और इसकी तारीख जो मालूम है वो 7,000 साल है, हड़प्पा की, मोहनजोदड़ो की, मुल्तान वादी की। बाकी वैसे जो लोग बड़े शौक रखते हैं तारीख से रिलेटेड, क्योंकि मुल्तान की में बड़ी हिस्ट्री है। अगर आप हर एक छोटी छोटी चीज कभी हम लोग जगहों पे जाएं ना, तो वो भी अपनी एक तारीखी अहमियत रखते हैं। बहुत सी किताबें छप चुकी हैं तारीख मुल्तान पे, सबने अपने नुक्ता नजर से तारीख मुल्तान लिखी। सही। तो आपको अच्छा, आपकी शायरी भी आपसे सुनेंगे, लाजमी डॉक्टर साहब से बात कर लेते हैं क्योंकि शायरी भी बड़ी जरूरी है ना। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह अभी हम बुखार वगैरह, जब जनूबी पंजाब में सैलाब आया उसमें कौन कौन सी बीमारियां आई? जनूबी पंजाब में जो सैलाब की सूरत हाल रही पिछले लास्ट 15 दिनों में, उसमें तौसा शरीफ के साथ बस्ती हमदानी साइड और शादनलुंड साइड, उसके बाद जो राजनपुर से अगर हम आ जाते हैं, राजनपुर के आगे कुछ इलाके हैं उधर हुआ, डीजी खां के कुछ पेरीफ्री में हुआ, तो उसके ऊपर मैंने खुद भी विजिट किया और मैंने अपनी टीम्स के साथ भी विजिट किया मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, इन जगहों के ऊपर। इसके अंदर जो ज़्यादातर थी वो स्किन इन्फेक्शन, जैसे बच्चों के अंदर था, बड़ों के अंदर था, क्योंकि जाहिर है वो सैलाब वाले पानी के अंदर वहाँ से मूव करना, वहाँ से आना जैसे होता है, उसके अंदर इन्फेक्शन ज़्यादा स्किन इन्फेक्शन हो जाती हैं। उसके बाद फिर कुछ खाने पीने की जाहिर है वहाँ पर इतनी केयर नहीं होती, तो वो जो खाने पीने के फिर वो भी जर्म्स और उसके अंदर आपको गैस्ट्रो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पेट दर्द, वॉमिटिंग भी हो सकती है, मोशन भी हो सकते हैं वो। उसके अलावा फीवर वाली प्रॉब्लम्स ज़्यादा रही, तो मेनली जो थे वो फिर RTI जैसे गला वगैरह, वो ज़्यादा स्किन इन्फेक्शन, ज़्यादा गैस्ट्रो, ज़्यादा फिर फीवर वाली साइड और ज़्यादा RTI की तरफ। उसके अंदर फिर हमने कैंप्स लगाकर वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स की तरफ से भी थे, पाकिस्तान रेलवेज़ की तरफ से भी थे, NGOs की तरफ से भी थे, तो वहाँ पर कैंप्स लगाए गए, वहाँ पर उन सब को फैसिलिटेट किया गया विद फूड आइटम्स भी और विद मेडिसिन भी, फ्री ऑफ कॉस्ट चेकअप किए गए, जहाँ पर मुख्तलिफ डॉक्टर्स ने वहाँ पर पहुँच कर उनको फर्स्ट एड दी और मज़ीद अगर रेफरल की ज़रूरत होती थी तो वहाँ पर उनको रेफ़र किया गया। और अब अल्हम्दुलिल्लाह पानी नीचे की तरफ जा रहा है, सैलाबी सूरत हाल इन इलाकों में कम से कम होती जा रही है और लोग अपने इलाकों, अपने घरों की तरफ वापस कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, स्किन इन्फेक्शन जो है वो यहाँ पर भी काफी लोगों को हुआ, जैसे अभी गर्मी की वजह से है, वो अजीब से दाने जैसे चिकन पॉक्स की तरह जो है वो दाने निकलना स्टार्ट हुए, लेकिन वो काफी टाइम तक वो फिर निशानात भी छोड़ जाते हैं, लेकिन उनको ठीक होने में जो है वो टाइम लगता है। वो कौन से दाने हैं? और उसके अंदर एक चिकन पॉक्स ही नॉर्मली चिकन पॉक्स हो जाता है या फिर मीजल्स कहें, नॉर्मली जो चिकन पॉक्स है फिर उसके निशानात रह जाते हैं, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते चले जाते हैं। ये जरूरी नहीं
99% जो है वो ख़त्म हो जाते हैं और वो जिल्द अपनी नॉर्मल की तरफ आ जाती है। अगर हम उसके साथ ज़बरदस्ती करें, स्किन के साथ उसे छीलना शुरू कर दें, उसको जो है या सही ट्रीटमेंट ना लें, तो फिर वो बाज़ औक़ात होता है कि वो उसको निशानात छोड़ते हैं, लेकिन वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द एज वो कवर अप हो जाते हैं। अच्छा, जिस तरह हम गैस्ट्रो को भी लेकर आते हैं ना, जिस तरह अभी गैस्ट्रो बहुत ज़्यादा इस टाइम फैल रहा है गर्मी की वजह से, एक तो इसकी अलामात भी बताएं और सेकेंडली इसका बताएं कि किस तरह से इसको ट्रीट किया जा सकता है, या घर में अगर आप फौरन हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकते तो घर में किस तरह आप ट्रीट कर सकते हैं। उसके अंदर गैस्ट्रो के अंदर वॉमिटिंग भी है, पेट दर्द भी है, बाज़ औक़ात मोशन भी है। तो बाज़ औक़ात एक सिम्टम्स भी हो सकता है, बाज़ औक़ात सारे सिम्टम्स भी हो सकते हैं, फीवर भी हो सकता है। तो इसके अंदर अगर आप घर के अंदर मौजूद हैं, पहली बात तो है कि आपने निमकोल वाला पानी, ORS जो बिल्कुल सादा सा है, अगर आपके घर में करीबी मौजूद है ज़रूर यूज़ करें। नहीं तो घर के अंदर नॉर्मल वाटर, जैसे आप पानी बॉयल कर यूज़ करें, नॉर्मल वाटर के अंदर अगर आप थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा नमक मिलाकर, वो आपकी ORS इक्विवेलेंट, नॉट 100% लेकिन इक्विवेलेंट टू दैट जो है वो तैयार हो जाती है। तो वो आप पी लें, तो उससे आपकी जो बॉडी के अंदर नमकियात होती हैं वो कवर अप हो जाती हैं, बॉडी के अंदर जो पानी ज़ाया हो रहा होता है वो बेहतर, काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। फिर उसके बाद आपके पहले फर्स्ट एड तो आप ये ले लेंगे। उसके बाद आप बाहर की चीज़ें, रोटी और सालन और हैवी डाइट नहीं यूज़ करेंगे, खिचड़ी लें, नरम ग़िज़ा इस्तेमाल करें, उससे भी आप बेहतर होंगे। हमारा फिर एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि हम 7 अप ज़रूर या ऐसा ज़रूर वाइट सोडा ज़रूर लेते हैं, लेकिन अगर ये ना लें तो बेहतर है। ORS वाला पानी लें, शिकंजबी लें, तो उससे आपकी जो बॉडी की नमकियात, जो बॉडी की वीकनेस, जो बॉडी का पानी है वो आपका बैलेंस में रहता है, फिर आप बेहतर रहते हैं। उसके बाद फिर आप जो वॉमिटिंग के लिए टैबलेट्स हैं, सिरप हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। मेट्रोनिडाज़ोल आता है या बस्कोपान टाइप टैबलेट आती हैं, नोस्पा आती हैं, इस किस्म की टैबलेट्स हैं, वो यूज़ पेट दर्द के लिए कर सकते हैं। तो अगर आप फिर अपने करीबी डॉक्टर से ये फर्स्ट एड करके ज़रूर अपने करीबी डॉक्टर, अपने करीबी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या करीबी जो आपके डॉक्टर हैं ज़रूर आप रब्ता करके उसके बाद आप बेहतर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। सही, ठीक हो गया। अच्छा, डायरिया भी, गैस्ट्रो की वजह से डायरिया भी हो जाता है? जी, ठीक है। तो उसमें जैसे फूड पॉइजनिंग, आपने खाना पीना जो है वो आपका सारे मुख्तलिफ नाम है, फूड पॉइजनिंग है, गैस्ट्रो है, डायरिया है, लेकिन वो मिला जुला के मुझे लगता है बीमारी एक ही बनती है, वही प्रॉब्लम्स यही आ जाते हैं। लेकिन इसके अंदर दूसरी बात हम ये ख्याल करें कि हम जो चीज़ खा रहे हैं फ्रेश खा रहे हैं, फ्रेश खाएंगे वो बेहतर होगा। जिस तरह अगर हमने फ्रिज में भी रखा है लेकिन लाइट चली जाती है, लाइट चली गई तो वो काफ़ी हद तक, अगर यस्टरडे का भी, गुज़श्ता दिन का भी खाना पड़ा है तो उसके अंदर भी चांसेस हैं कि वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो बेहतर है कि हम थोड़ा पकाएं, बेहतर तरीके से फ्रेश खाएंगे तो वो हम बेहतर से, और पानी ज़रूर उबाल कर पिएं। उबाल कर पिएंगे, या अगर हम ट्रीटेड वाटर यूज़ करेंगे, जैसे आजकल RO प्लांट्स वगैरह वाले फिल्टर वाटर यूज़ करें। नहीं तो फिल्टर वाटर ज़रूरी नहीं कि आप फिल्टर वाटर यूज़ करें, अगर आप घर के अंदर भी पानी बॉयल करके उसे ठंडा करके वो यूज़ करते रहें, वो सबसे बेहतर है। बिल्कुल ऐसे ही है। पहले तो होता था ना, अब थोड़ा सा होता है कि अब हम पानी, अगर मुल्तान के पानी की बात करें तो इस टाइम साफ पानी आपको मिलना ना बस गनीमत ही है। साफ पानी है। सबसे बेहतर आपका बॉइल्ड वाटर है। फिर उसके बाद है कि अगर आप फिल्टर, मिनरल जो आप अदर हैं पड़े, लेकिन अगर आप घर जो भी पानी आपके घर में अवेलेबल है आप उसको बॉयल करके लेंगे तो वो सब उससे आपकी इकोनॉमिकली भी बेहतर रहेगा और वैसे भी सेहत के लिहाज से भी बेहतर। अच्छा सर, शायरी के हवाले से भी कोई बुक्स वगैरह लिखी हैं आपने? मैं शायरी करता हूँ, लेकिन मेरा ये ज़ाती फैसला है कि कभी मैं शायरी की किताब नहीं छपवाऊंगा। अच्छा, क्यों? मैंने शायरों को देखा है कि वो किस तरह से मुश्किल से अपनी किताब छपवाते हैं। उनके पास पैसा नहीं होता है, आपको पता है, जैसे शायर गरीब होते हैं बेचारे। छप गई, अब वो बेचारा एक एक को जाके मुफ्त किताब देता है, ठीक है। उसके बाद उस किताब को कोई नहीं पढ़ता, और रद्दी वाली के रेडियो के पास वो बेच देते हैं। वो किताब जो है उसने छपवाई है, उस बेचारे ने बड़ी मुश्किल से छपवाई है, और आज तक शायरी की किताब यहाँ खरीदता भी कोई नहीं है। सर, ये वैसे इस तरह क्यों आप समझते हैं कि आज में और पहले में क्या फर्क है? लोग पहले मैंने कहा कि एक तो महफिलें होती थी अदब का, एक अब जो मुशायरा होता है ना आसमा, उसमें वही शायर होते हैं जो एक दूसरे को सुनते हैं, कोई सामने नहीं होता कि सुनने वाला भी तो है। और पहले शायर जब मुशायरे में पढ़ते थे, अगर कोई मुशायरे में नहीं जा सका तो वो महल्ले से कोई वापस आया, कहता था यार आज तूने वहाँ कौन सा अच्छा शेर सुना, मुझे वो शेर तो सुनाओ जो तुम्हें पसंद आया हो। अब बहुत से शायर हैं जिनका एक शेर भी किसी को नहीं आता, कि शायर में जबान ज़द आम हो कि फला अच्छा शायर है, उसका एक शेर भी किसी को याद नहीं है।
कोई दिलचस्पी नहीं है शायरी से, लोग समझते नहीं है शायरी को। बाकी जो आजकल ये फेसबुक की शायर आ गए हैं, उन्होंने अत मचा दी है, उन्हें शायरी का पता ही नहीं है। और इतने बेवजन शायर हैं, उन्हें पता नहीं, और वो लगाए चले जा रहे हैं। कुछ शेर तो ऐसे होते हैं, यकीन करें कि जॉन एलिया साहब जो हैं वो बेचारे, वो तो बहुत ज्यादा इसमें आए हैं ना, जद में। नहीं, फराज और अल्लामा इकबाल शेर, अच्छा शेर उनका नहीं है इकबाल का या फराज का, लेकिन उन्होंने कहा जी अल्लामा इकबाल का शेर है। ऐसे इतनी गलत बयानी, इतने झूठ, यार मेहरबानी कर, अगर आपको पता नहीं है। लोगों ने उस तरीके से बुक्स तो पढ़ी नहीं होती, तो जाहिर सी बात है वो जहां से कोई इस तरह का शेर उठाया, उन्होंने वहीं पर अपने पेज पे डाउनलोड किया या पोस्ट कर दिया, तो उसमें उन्होंने कहा जी ये उनका ही शेर है। अब किसी को क्या पता कि ये किनका शेर है। अब तो जो जाहिर सी बात है जिनकी शायरी से बड़ी दिलचस्पी है, जिनका शायरी के साथ बड़ा लगाव है, उनको तो बेहतर तरीके, जैसे आप है, आपको तो बेहतर पता होगा कि हालत ये है कि अगर मैं दीवाने गालिब से एक शेर पढ़ दूं ना, मेरा शेर है, किसी को पता नहीं चलेगा। कभी किसी ने दीवाने गालिब पढ़ा हो ना, पढ़ा होगा, वही ना, बिल्कुल। तो बात यह है कि मुताला बिल्कुल नहीं है। जितने शायर शायरी कर रहे हैं ना, खासतौर मुल्तान में, मैं पूछता हूँ यार किस किस शायर को पढ़ा है, तो वो हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हुआ, कोई पढ़ना भी होता है किसी शायर को। वो भी अच्छा शायरी है तो आमद हो जाती है, बस जैसे ही आमद हुई तो आपने बोल दिया, क्या ऐसा है? नहीं, देखें जी, उस्ताद के बगैर कोई काम नहीं होता। तो लोग किसी बड़े शायर से, सीनियर शायर से इस्लाह ले लें, सीख लें, इसमें कोई मतलब हर्ज नहीं, हेसिटेशन नहीं करनी चाहिए सीखने में, पूछ लें आप। और कहते हैं एक वो आपको कामयाब के पीछे हो एक बेहतरीन उस्ताद भी होता है। हाँ जी, अब उस्ताद तो जैसे मैंने उस्ताद कमर्शियल हो गया और शागिर्द कहता है कि गूगल से सब कुछ मिल जाएगा, हमें उस्ताद की जरूरत नहीं है। सर क्या सुना रहे हैं? चलो पहले मैं एक आपको संजीदा गजल सुना देता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा मजाहिया कलाम। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया ना कि मैंने लंदन में एक टीवी चैनल पे लाइव प्रोग्राम किया 1 घंटे का, और वो भी सराइकी में। तो पूरा इंग्लैंड हैरान और परेशान, मतलब खुश था। हुआ तो कौन सी जुबान में जो है ना शो कर रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तानी मुख्तलिफ शहरों में रह रहे थे ना, उन्होंने फिर लाइव कॉल्स की, जरा उन्हें अच्छा लगा कि हमारे मुल्क की जो है जुबान। आपको पता परदेसी तो फिर हर जगह मौजूद है, परदेसी हर जगह होते हैं। अच्छा, पहले जो शायर होते थे उनके तखल्लुस होते थे परदेसी, जख्मी। अच्छा, ये तो वाकई अभी भी आप जो ट्रक जा रहे होते हैं, आप उनके पीछे देखें, जो रिक्शे जा रहे होते हैं, उनके बाकायदा पीछे इस तरह के परदेसी और जख्मी, इस तरह के आपको शेर मेरा सोना शहर मुल्तान। बिल्कुल इन तरीके दी ताको हर चीज मिले वैसी। हाँ, मोहब्बत धरती नाल। जी बिल्कुल। एक सराकी गजल के दुख दा हाल सुनावा किवें, दुख दा हाल सुनावा किवें, मन अपना परचावा किवें, घर तां अज भी रोटी कहनी, घर तां अज भी रोटी कहनी, भुखे बाल समावा किवें, और प्यार प्रीत दा मौसम टुर गए, प्यार प्रीत दा मौसम टुर गए, मूंह दी सेज सुहावा किवें, और मेरे अपने खोट कमा गए, मेरे अपने खोट कमा गए, गैर ते दोष में लावा किवें, और दरिया अज भी खूनी लगदे, दरिया अज भी खूनी लगदे, कच्चे घड़े ते आवा किवें, और दिल जो रब दी गोल च कहनी, दिल जो रब दी गोल च कहनी, पूरियां थीवन दुआवां किवें। और एक मजाहिया गजल के प्यार को अजमा के देख गिदे, प्यार को अजमा के देख गिदे, अपना बट्ठा बिल्हा के देख गिदे, और ऊंदे मुंह दे वधर नहीं वेंदे, असा ऐनक ला के देख गिदे, और दिल धड़कदे बेसुरा हुंदा, दिल धड़कदे बेसुरा हुंदा, असा तबला वजा के देख गिदे, और वल भी हीरो नहीं बन सके मकबूल, फिल्मी गावन सुना के देख गिदे। और दू माइये के कोई कप विच टी माइया, कोई कप विच टी माइया, ऑनलाइन आ ढोला, आई वांट टू सी माइया। वाह वाह वाह, क्या बात है। कोई सावे सर माइया, कोई सावे सर माइया, आई एम नॉट कमिंग, तू वेट न कर माइया। कितने इतने लफ्ज़ों का चुनाव करके तुसा एक ऑटोमोबाइल दौड़ा, देखो हम लफ्ज सारे मौजूदा हालात के दिल मोटर ते यार ड्राइवर, विच खास वफा पेट्रोल है, दिल मोटर ते यार ड्राइवर, विच खास वफा पेट्रोल है,
इश्क मुबलैल ते बैटरी अखियां विचों निकलन लाइट दे शोले। वाह वाह। जबान हारन बैठी यार पुकारे, अगू तन सड़क क्या बोले। ब्रेक ते हैंडल यार दे कब्जे, हमें तेज चलावे या हौले चलावे। वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब। देखो जी शायरी है ना, सब तो ज्यादा सुनी वेंदी है। हाँ जी। नसर तो भी ज्यादा सुनी वेंदी है और गाई वेंदी है गुलकारी दे हवाले नाल मौसीकी है। देखो अच्छा, पहले होंदा ही कि सराइकी गाने दा इतना सिर्फ जनूबी पंजाब तक महदूद हैं कि लोग बड़ा शौक नाल सुनते हैं। और तो ये समझो कि पूरी दुनिया है, जितना जितना लोग मौजूद है। एक तोरा टीवी चैनल कराची दा है, सराइकी मौसीकी दा अलहदा चैनल रख के बैठे दिया, बड़ा चैनल है, उनकी मजबूरी है। कोई गुलकार ऐसा कहन जो सराइकी गावन के बगैर हिट थी वे, बिल्कुल सराइकी गावना पौंदा है, उनकी मजबूरी है। मैं जिथा भी ना फैसलाबाद लाहौर वो मैं कहता तू सराइकी सुनाओ, शायरी भी सराइकी सुनाओ, गावन भी सराइकी सुनाओ। अच्छा, एक ऐसा शो हमने किया सर के साथ, तो हमने प्रॉपर इनसे गाना सुना सराइकी में। वो था ईद शो था और सर ने बड़े मजेदार उसमें सराइकी में जो है मैं पूरा सॉन्ग सुनाया और हमने बड़ा एंजॉय किया। तो हर फन मौला है, बिल्कुल माशाल्लाह। समुंदर है। हाँ जी बिल्कुल। इनसे मजीद भी जानेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मकबूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी प्यारी प्यारी शायरी, प्यारी प्यारी बातें हम एंजॉय कर रहे हैं। और इसके साथ डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह हम डायरिया की बात कर रहे थे, एक तो डायरिया में हम देखते हैं कि जिस पानी की कमी की वजह से भी, और जिस तरह की हमारी डाइट है, हम लोगों को डाइट का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते, स्पेशली कि खाना पीना एक्चुअली हमने क्या है। इस हवाले से भी थोड़ा सा बताइए, किस तरह हम केयर कर सकते हैं, किस तरह की हमें डाइट लेनी चाहिए। हमारी कुछ जिंदगी के मामूलात ही ऐसे हो गए हैं कि हमारी सारी डाइट डिस्टर्ब हो गई। हाँ। हमने सुबह बड़ा डिस्टर्ब होता है। हमने सुबह देर से उठना, देर से नाश्ता करना, नाश्ता कोई प्रॉपर नहीं है, और इसी तरह दोपहर के खाने का हमारा कोई टाइम नहीं है। रात हमने जैसे हम कोई भी काम हम करते हैं, हम टीचर हैं, हम शॉपकीपर है हमारा, या वट वो आया उसने रात को खाना खाया उसी तरह सो गया। हमारे अंदर कोई मूवमेंट नहीं है, कोई जिंदगी के अंदर कोई एक्सरसाइज नहीं है। हमारे अंदर जो है वो बेहंगम सा सोना, बेहंगम सा उठना, बेहंगम सा खाना, या जो मिल गया, हमें भूख लगी है, हम बाहर रोड के ऊपर हैं, हमने देखा एक रेहड़ी खड़ी है, हमने वहां से कोई बर्गर ले लिया, हमने वहां से इस किस्म के कोई शवारमे, आजकल शवारमा बर्गर वगैरह ये बहुत हैं, हमने इसी के ऊपर इक्तफा कर लिया, जो कि एक किस्म का हम मीठा जहर अपने अंदर डाल रहे होते हैं, और वो वही चीजें हमें खराब करते हैं। उस टाइम तो हमें कुछ नहीं होता, एक दिन हमें कुछ नहीं होगा, 2 दिन हमें कुछ नहीं होगा, 5 दिन हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन आफ्टर आज यही इफेक्ट्स हमारी लाइफ के ऊपर, हमारी बॉडी के ऊपर और हमारे मामूलात जिंदगी के ऊपर, हमारी बीमारियों का आगाज हो रहा होता है। तो इस चीज को हम जितना अपना बेहतर तरीके से करें, गिलानी साहब इत्तफाक करेंगे कि सुबह का जो हमारा नाश्ता होता था, हमारा पराठा, मक्खन, दही, ये चीजें हमने, लस्सी, ये चीजें हमने छोड़ दी। इन चीजों को छोड़ने से अगर आप ये देखें कि दही कितनी इंपॉर्टेंट है, आज की साइंस रिसर्च यही कहती है कि आप दही का इस्तेमाल करें। अगर आपका गैस्ट्रो है, अगर आपका पेट खराब है, आपको है, आपका दही आपको बेहतर से बेहतर करेगी। सही। अब हमने अच्छा, निहार मुंह आप दही खाएं तो कितनी आपके लिए बेस्ट है? कोई भी चीज होती है, अगर आप नॉर्मल तरीके से खाएं ना, ज्यादा बहुत ज्यादा खानी है ना थोड़ी खानी है, आप तो जो भी बाउल के अंदर, कटोरी के अंदर, प्लेट के अंदर थोड़ी सी दही डालकर जरूर आप अपने नाश्ते के साथ ऐड करेंगे, आप बहुत सारी बीमारियों से, खसूसन पेट की बीमारियों से आप बच सकते हैं। तो बेहतर है कि अपना नाश्ता आप सुबह उठकर नाश्ता आप जरूर करें। बहुत सारे हमारे बच्चे, स्टूडेंट्स खसूसी तौर पर कि नाश्ता नहीं करते और चले गए, स्कूल में गए, कॉलेज में गए, यूनिवर्सिटी में गए, चक्कर आना शुरू हो गए, या उन्होंने अगर भूख लगी कैंटीन से समोसे खा लिए, ऐसी चीजें उठपटांग खा ली, तली हुई चीजें जो है वो पेट ज्यादा खराब हुआ, आपकी आदतें ज्यादा खराब हुई। अपने घर से जरूर नाश्ता करके जाएं, अपनी नाश्ते के अंदर दही को जरूर ऐड करें। हम इन चीजों को ऐड करेंगे, अगर आप अंडा, अगर आए अंडा, दही, इस चीज को अगर हम ऐड करेंगे तो हम अपनी न्यूट्रिशन को भी पूरा कर सकते हैं, बॉडी को भी बेहतर कर सकते हैं, हम अपनी गैस्ट्रिक मैदे के अमराज जो ज्यादा हो रहे हैं हम उनको भी बेहतर कर सकते हैं। इसी तरह हम जो है वो दोपहर को और रात को हम लाइट सा रखें, नाश्ता हम प्रॉपर तरीके से करें, और दोपहर को हम खाना जो है हमने घर आकर खाएं,
और उससे हम बेहतर से बेहतर, या अगर आप कहीं लॉन्ग वर्किंग के ऊपर हैं तो घर से जरूर लेकर जाएंगे, तो इससे हम बहुत सारा बेहतर रह सकते हैं। अरे बीमारियों से वाकई आजकल जिस तरह पेट की बीमारियां तो बहुत ज्यादा हो गई हैं, हमारे स्टमक के मसाइल बहुत ज्यादा हैं जी, बिल्कुल। अच्छा, फिर हम लोगों का ये होता है कि हम मिर्च मसाले जो हैं वो ज्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को ये मसाइल फिर ज्यादा हो जाते हैं। जितना केयर करेंगे तो बेहतर है। ठीक है। और फ्रूट्स भी आप जो है वो खा सकते हैं। ऐसी कोई बीमारी नहीं है, खुदा ना खास्ता कोई शुगर वगैरह ऐसी चीजें, तो फ्रूट्स आप बिल्कुल यूज करें। आप आजकल जो भी मौसमी फल फ्रूट होता है उसको दें। आजकल अनार है, आम है, जामुन है, वट जो मौसमी फल फ्रूट्स हैं, आप जरूर थोड़ा थोड़ा करके, बल्कि पेशेंट्स आते हैं पहले तो वो डर जाते हैं कि फ्रूट्स महंगा है, हम नहीं खा सकते। हाँ, लेकिन ये भी एक सबसे बड़ा हमारा लेकिन जरूरी नहीं है कि आपने प्लेट भर के खानी है या आपने बहुत सारा लेना है। अगर आप बाहर फिर रहे हैं, आप जरूर चंद दाने जो हैं किसी भी चीज के, केला खाना है 1-2 केले खाएं, या किसी टाइम कोई सेब खाना है दिन में 1 सेब खाएं, या अगर आपने कोई जी थोड़ा थोड़ा जरूर लेंगे तो उससे आपको इकोनॉमिकली भी बर्डन नहीं होगा और आप बेहतर से अपने आप को रख सकते हैं। सही। अच्छा, जिसके साथ साथ जिस तरह अगर हम लोग शुगर के जो पेशेंट होते हैं स्पेशली, उनके हवाले से भी बताइए कि वो किस तरह अपनी केयर करें, किस तरह जो है अगर उनको डायरिया हो जाता है या गैस्ट्रो हो जाता है तो देन उनको क्या करना चाहिए? एक तो अपनी शुगर, कोई भी अगर इश्यू है अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। दूसरा, अगर आपको डायरिया हुआ है या कोई भी ऐसा इशू है, आपने अपनी अगर इंसुलिन के ऊपर है, इंसुलिन मिस नहीं करनी, डोज को कम कर देंगे, यूनिट्स को कम कर देंगे तो इंसुलिन मिस नहीं करेंगे। अगर आप टैबलेट्स को कम कर देंगे लेकिन टैबलेट्स मिस नहीं करेंगे। ठीक है। हार्ट पेशेंट खसूसी तौर पर ब्लड प्रेशर है, शुगर है, हार्ट है, इन चीजों के ऊपर आप बेहतर तरीके से फोकस करके बेहतर तरीके से अपने आप को, फिर साथ एडिशनल जो आपका डॉक्टर आपको एडवाइस करता है मेडिसिन, आप उसे कंटिन्यू करें तो इंशाल्लाह आपका वो बेहतर हो जाएगा। जो हार्ट पेशेंट हैं, जो किडनी पेशेंट हैं, जो शुगर के पेशेंट हैं, जो इस किस्म के क्रॉनिक बीमारियों का शिकार हैं, वो जरूर अपनी दवाइयों को मिस ना करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके जरूर बेहतर तरीके से इलाज कर सकें। अच्छा, जिस तरह मकबूल साहब हम बात कर रहे थे आपकी बुक्स के हवाले से, कितनी बुक्स आपकी हो गई टोटल? 7 तो अभी आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? अभी आपका क्या प्लान है? मैंने कुछ तहकीकी आर्टिकल लिखे हैं जो दुनिया की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के रिसर्च जर्नल में छपी हैं। मैं उनको इकट्ठा करके ना किताब छापने के चक्कर में हूँ। अच्छा। और दूसरा, मैं इंग्लैंड गया था ना, तो वहाँ का सफरनामा मैं लिख रहा हूँ कि अच्छा, उसके ऊपर सफरनामा लिख रहे हैं। सफरनामे पे काम कर रहा हूँ। सही, ठीक है। बाकी जाहिर है कि अब बुक रीडिंग नहीं है, हौसला अफजाई करने वाले लोग थोड़े होते हैं जो बाकी आपकी किताब पढ़ते हैं, उस पर राय देते हैं। बाकी आप जिसको मुफ्त भी दें वो भी रख देता है घर जाके। अच्छा, क्रिटिसाइज करने वाले बहुत ज्यादा। क्रिटिसाइज तो पाकिस्तान, वो तो आप कहीं पे भी चले जाए, लोग आपके कहीं पे भी ये नहीं कहेंगे यार तुमने काम बड़ा मुझे उस्ताद ने कहा था जहाँ तनकीद हो रही है समझो वहाँ काम हो रहा है। तो क्रिटिसाइज तो काम पे होगा ना, हम काम करेंगे उस पर क्रिटिसिज्म आएगा, ठीक है, उसको वेलकम कहें लेकिन वो तामीरी हो। आप मतलब बाकी इस्लाह की नीयत से तनकीद करें तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये जेलसी की वजह से भी ये इसकी किताब क्यों छपी? आजकल तो ये चीजें तो बहुत ज्यादा है, जेलसी हो गई, आपके लोग बड़े मुनाफिक हैं, ये अखलाकी बुराइयां हैं ना, झूठ, मुनाफिकत, हसद, गीबत, ये तो बहुत ज्यादा है और ये कम नहीं होनी, ये बढ़ती जाएगी। जिस तरह से आबादी बढ़ रही है ना, जब आप तरक्की का सफर करते हैं कि डॉक्टर अब्दुल समीर कहाँ से शुरू हुआ और माशाल्लाह अब कहाँ पहुंच गया है, अब जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो मतलब जेलसी करेंगे मुझसे भी, आपसे भी, जो एंकर होंगे मुख्तलिफ चैनल्स के कि आसमान और ईन कहाँ से कहाँ पहुंच गई। बिल्कुल ऐसी आप इंटेलिजेंट है माशाल्लाह, आपकी वजह से रोही के जो ये मॉर्निंग शो है बहुत कामयाब जा रहा है, तो रोही टीवी को, उसके प्रोड्यूसर को और आपको मुबारकबाद हो। ज़ाहिर हर काम के पीछे मेहनत होती है। जी बिल्कुल ऐसे ही। और इवन ये जो ट्रक वाले ड्राइवर हैं अनपढ़ होते हैं, उन्होंने पीछे लिखा होता है मेहनत कर हसद न कर। तो मतलब ये कि आप मेहनत करें। बिल्कुल ऐसा ही है। हसद तो लोग करेंगे, आप नहीं रोक सकते, किसी के मुंह पे जुबान भी नहीं, हाथ नहीं रख सकते, बोलने दे उन्हें। सही है, सही है। अच्छा, ये बताएं कि जाहिर सी बात है अब आप अदब के साथ भी आपका ताल्लुक है, टीचिंग भी करते रहे हैं, आप क्या समझते हैं जो हमारा ये जनूबी पंजाब का एजुकेशन सिस्टम है, या पूरी उसमें हम देख लेते हैं ओवरऑल पाकिस्तान में जो सिस्टम है, आप उससे सेटिस्फाई हैं? बिल्कुल भी नहीं। कि जब आप कंपेयर करेंगे सपोज लाहौर, उसमें कितनी यूनिवर्सिटियां हैं, कितने कॉलेजेस हैं, कितनी सहूलतें हैं,
मुल्तान में एक सरकारी यूनिवर्सिटी थी, ठीक है जी, अब उसमें 40 सीटें हैं, 40 के अलावा स्टूडेंट्स कहाँ जाएं? अब हर जिले में यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, मुजफ्फरगढ़ में भी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, खानेवाल में भी होनी चाहिए, राजनपुर में भी होनी चाहिए, हर जिले में एक यूनिवर्सिटी हो ताकि वहाँ के लोगों को सहूलत हो, कॉलेजेस हों, वहाँ हॉस्टल हों, उनको बच्चे अब प्राइवेट हॉस्टलों में रहने पे मजबूर हैं, वो बहुत महंगे हैं, तो सहूलतें होंगी। मैं नहीं समझता कि वो सहूलतें जो लाहौर में हैं यहाँ इस हमारे सरायकी वसेब में कतन नहीं है। हमें इस वक्त जरूरत है कि मुल्तान में और यूनिवर्सिटियाँ कायम की जाएं। अब एक यूनिवर्सिटी चलो कॉलेज को यूनिवर्सिटी बना दिया, तो इसी तरह से बढ़ाया जाए। जब आबादी बढ़ रही है तो अब अंग्रेज ने यहाँ पायलट स्कूल बनाया था, आज तक गवर्नमेंट ने कोई नया स्कूल नहीं बनाया। अंग्रेज ने एमरसन कॉलेज बनाया, गवर्नमेंट ने कोई यहाँ कॉलेज ही नहीं बनाया। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मुल्तान बनी, जो बाद में बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी बनी 1975 में, भुट्टो ने बनाई, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर बनाई, तो उसके बाद आप बताएं कोई यूनिवर्सिटी बनी? तो अब आबादी लाखों करोड़ों में बढ़ गई और यूनिवर्सिटी एक है और 40 सीटें हैं हर सब्जेक्ट में, तो 40 से अलावा स्टूडेंट किधर जाएंगे? और ये वाकई अभी भी हम देखते हैं बड़ा अलमिया है। इसी तरह से अगर निश्तर अस्पताल बन गया था, उसके बाद निश्तर जैसे 4 अस्पताल और होने चाहिए थे, नहीं बने। ये डॉक्टर साहब बैठे हैं, ये बेहतर समझते हैं कि एक अस्पताल कैसे सारी लोगों को सहूलतें दे सकते। अच्छा, फिर हम लोग भी जब निश्तर की बात करते हैं तो वाकई आप दूर दराज से लोग यहाँ पर निश्तर में तीनों सूबों से आते हैं निश्तर में, बलूचिस्तान से, सिंध से, पंजाब से, तीनों सूबों के आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वाकई फिर एक हॉस्पिटल पे इतना बर्डन होता है। खैबर पख्तूनख्वा से आते हैं, चौथे सूबे से भी आते हैं लोग। अच्छा, ये है निश्तर की, कहा जाता है कि निश्तर की जो इमरजेंसी है उसके बारे में कि यहाँ की बेस्ट इमरजेंसी है कि आपको यहाँ पर बेहतर ट्रीट किया। बिल्कुल, मैंने 2-3 बार अटेंड की है, मुझे वाकई इस पे रश्क आया है। वहाँ जो सहूलतें हैं, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल इमरजेंसी लेता ही नहीं है। वो कहते हैं पुलिस कैसे, हम नहीं लेते। और ये मुल्तान के लिए ना बहुत बड़ी रहमत है ये यहाँ की इमरजेंसी। और जिस तरह से हमारे नौजवान तेज रफ्तारी से मोटरसाइकिल चला रहे हैं, जिस तरह से एक्सीडेंट होते हैं, अब देखें पिछले महीने रहीम यार खान जिले में भी 50 आदमी की डेथ हुई है, मुल्तान जिले में, ये दोनों बड़े जिले हैं, 4 तहसीलें हैं, तेज रफ्तारी की वजह से मोटरसाइकिल में, जिसकी हेड इंजरी हुई वो खत्म हो गई। और इसको सहूलत दे रहा है निश्तर, जो भी एक्सीडेंट होता है उसकी इमरजेंसी दे रही है। अच्छा, मैं वाकई हमने मुल्तान में जितने भी प्राइवेट भी हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, बड़े अच्छे इनके नाम है, तो आप उनकी इमरजेंसी में जवाब दे देते हैं। वो कहते हैं निश्तर ले जाओ। हाँ जी, वो फौरन उनके नाम यही होता है कि आप निश्तर ले जाएं, यहाँ पर। और किसी बड़े डॉक्टर के पास जाए ना, उनको उसकी फीस ज्यादा होगी, कहते रियायत करो, वो कहते गरीब हो तो निश्तर बन जाओ। अच्छा, ये भी एक एटीट्यूड। और अच्छा, फिर चीजें उसकी वजह से एक मुआशरे में जो आप कहते हैं ना, आप लोगों का एक जो गुस्सा बढ़ता जा रहा है, अदम बर्दाश्त बढ़ता जा रहा है, वो इसी वजह से ही है कि जब आपके बिहेवियर्स चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। बहरहाल रोही न्यूज के हवाले से अगर मैं ये कहूँ कि वो हमारे सरायकी वसेब की कवरेज करता है, जो कुछ हो रहा है वो दिखाता है, ये भी बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, बड़ी खुशी होती है। मैं अक्सर कहीं पे जाती हूँ, जब रोही का नाम आता है तो यकीन करें वाकई लोग भी ये बड़े हैं, वो कहते हैं कि आप लोग बड़े छोटे इश्यूज पे आप लोग उन पे बात कर रहे होते हो, आप हाईलाइट कर रहे होते हो, तो एक आप लोगों की बड़ी अच्छी एफर्ट है। क्योंकि यहाँ पर बड़ी जरूरत थी कि लोग जो है यहाँ पर जो हमारे इश्यूज हैं उनका पता ही नहीं होता था, कि लोग चीख के मर जाते थे, तो आपके जो हुक्मरान हैं उन तक आपकी आवाज ही नहीं पहुंच पाती। वो वैसे सोए हुए होते हैं हुक्मरान, तो कहते हैं हुक्मरान तो ऐसे सोए हुए होते हैं। तो मैंने बाकी चैनल्स पे भी आपके साथ शो किए, लेकिन रोही पे जब भी शो किया है आपके साथ अच्छा लगा है। और इस चैनल ने शुरू ही से इस वसेब का नाम भी लिया, और इसका नाम भी इसी खित्ते से है, रोही चोलिस्तान से है, तो इसलिए इसका फर्ज भी बनता है। बहरहाल रोही की पूरी टीम को मुबारकबाद कि इस खित्ते के लोगों को भी प्रोजेक्ट किया, खासतौर पर मॉर्निंग शो में सबको बुलाते हैं, और फिर न्यूज के हवाले से हर एक चप्पे की खबर जो है ना रोही बिल्कुल, हम कहते हैं हमारी ये छोटी सी कोशिश है जिसमें सबका जो है ना हर लिहाज से जो है इसको प्रमोट करने में मौसीकी और जहाँ भी कोई प्रोग्राम होता है ये लाइव कवरेज करना बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी और बड़ा अच्छा है। अच्छा सर, जिस तरह हम लोग बात कर रहे थे, अभी टॉपिक की तरफ भी आ जाते हैं, जो बहुत सारे हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, आप थोड़ा सा बताइए कि किस तरह डिहाइड्रेशन से भी बच सकते हैं, क्या पानी का इस्तेमाल जो है वो कितना करना चाहिए, थोड़ा सा इसके हवाले से भी बताएं, क्योंकि हम लोग आम रोजमर्रा में ना हम लोग पानी जो है वो बड़ा कम पीते हैं। उसके अंदर हमारा ना एक तो खसूसी तौर पर जो हमारे बुजुर्ग होते हैं या हमारे वालिदैन हैं, उनका ये होता है कि अगर हम पानी ज्यादा पिएंगे हमारा वजू टूट जाएगा, हमने नमाज पढ़नी है,
तो इसमें हम थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा पानी इनटेक जब हम ज्यादा करेंगे, अब अभी हम स्किन की भी बात कर रहे थे कि स्किन इन्फेक्शन ज्यादा हो जाती हैं, स्किन की एलर्जी ज्यादा हो जाती हैं, स्किन के रिंकल्स ज्यादा पड़ते हैं, वो भी पानी की कमी की वजह से ज्यादा हो जाते हैं। अभी हब्स भी बहुत ज्यादा है ना, हब्स भी बहुत है। तो आपको एटलीस्ट तकरीबन जो है ना वो 2 से 3 लीटर जो है कम से कम आप वो जरूर लें पानी जो है। और अब हम किसी से भी पूछते हैं ना कि आपने सुबह से कितना पानी किया, वो यही कहेगा, पहले तो वो याद करेगा कि मैंने कितना पानी पिया, फिर वो अगर हमें कैलकुलेट मिलता है 2 गिलास 3 गिलास ज्यादा से ज्यादा 4 गिलास, तो उसके अंदर अगर हम कहीं भी हैं, हम अपनी रेडी के ऊपर हैं, हम अपनी शॉप के अंदर हैं, हम अपने स्कूल कॉलेज के अंदर हैं, ऑफिस के अंदर हैं, अपना पानी की बोतल जरूर रख लें। आजकल बॉटल्स तो फ्री ऑफ कॉस्ट हर जगह अवेलेबल हैं, आप अपनी पानी की बोतल जरूर रखें और जरूर पिएं। जरूरी नहीं कि आपने बहुत ठंडा पानी, एक तो ज्यादा ठंडा पानी नहीं पीना, नॉर्मल टेम्परेचर के साथ पानी पिए, उससे आपकी बॉडी, आपकी स्किन, आपकी एलर्जीज काफी हद तक ये सारी बेहतर हो जाएंगी। डिहाइड्रेशन से आप बच सकते हैं। फिर जैसे डिहाइड्रेशन की बात हुई, गैस्ट्रो की बात हुई, अगर इसके अंदर जैसे मैंने पहले जिक्र किया ORS वाला पानी जरूर पिए, शिकंजबी जरूर पिए, तो उससे आप डिहाइड्रेशन आपकी कवर हो सकती है। तो पानी की कोशिश करें कि 2 से 3 लीटर जो है वो तो जरूर और जरूर पिए, तो उससे आप काफी हद तक अपने आप को बहुत सारी बीमारियों को, बहुत सारी इम्यूनिटी आपके अंदर डेवलप होती है और बच सकते हैं। मैं एक जिक्र जरूर करूंगा, मेरा एक दोस्त है, मैंने वो ना बड़ा झुक कर चलता था, तो झुक कर चलता था, मैं कहा क्या हुआ इतने दिनों से आप झुक कर क्यों चलते हैं? कहते पता नहीं, समझ नहीं आ रही कि क्यों मैं ऐसे होता जा रहा हूँ। मैंने कहा आप पानी इनटेक कितना करते हैं? फिर पता चला वो तो पानी नहीं पीते। आफ्टर दैट मैंने उन्हें बताया कि आपने इतना पानी पीने और ऐसे करने, और लास्ट 15 डेज बाद मुझे मिले, ही वॉज फ्रेश, सीधे चल रहे थे और बिल्कुल सही थे। तो जब तक आपके अंदर पानी की कमी होती जाएगी, आपके अंदर डिहाइड्रेशन होती जाएगी, आपकी बोन्स वीक होती जाएंगी, आपकी स्किन रिंकल्स के साथ होती जाएगी, आपके जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी चेंज होता जाएगा। सही, तो अच्छी ग़िज़ा खाएं और सेहतमंद जिंदगी गुजारें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा जी, टाइम है हमारे पास बहुत, अब शॉर्ट सारे बातों का पता ही नहीं चला कि टाइम जो है वो गुजर गया है। कोई मैसेज देना चाहे हमारे नौजवान को, आप जो देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं नौजवान नस्ल से ये कहना चाहता हूँ, एक तो किताब बीनी की तरफ है, मुताला शुरू करें। पढ़ना जो है ऐसे समझेंगे, फिर अलफ से शुरू करें। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो आप आगे तरक्की नहीं कर सकते। हमारा जो मजहब है वो इकरा से शुरू होता है, पढ़ने से शुरू होता है। तो और जिन कौमों ने तरक्की की है उन्होंने तालीम को, जैसे बांग्लादेश को आप देख लें कि वहाँ 100% लिटरेसी रेट है। तो मैं समझता हूँ अगर तालीम हमारी 100% हो जाए तो यकीनन हम तरक्की के मनाजिल की तरफ जाएंगे। तो जो बच्चे नहीं पढ़ रहे उनको स्कूलों में भेजें, वालिदैन को ये पैगाम है। अपनी बेटियों को खास तौर पे पढ़ाएं, तालीम जो है वो लाजमी है, जरूरी है। और औरत की तालीम उससे भी ज्यादा लाजमी है। सर बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यहीं पे खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।